जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन टू माय चैनल द यूनिवर्सिटी। और आज की वीडियो में जो हम क्लास 12 का लीगल स्टडीज का जुडिशरी चैप्टर देख रहे हैं उसका अगला पार्ट देखेंगे। ठीक है, कि आगे क्या होगा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट लॉ ऑफिसर्स इन इंडिया, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में। अब आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ठीक, तो यहाँ रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी इंडियन जुडिशरी है उसका हमारे देश में, हमारे स्टेट के लिए या सिटीजन्स के लिए क्या रोल होता है जिससे कि वो बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं एंड देयर राइट्स आर नॉट वायलेटेड। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे इंडियन जुडिशरी के 3 लेवल्स हैं। सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, और उसके बाद हमारे आते हैं सबऑर्डिनेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अलॉन्ग विद ट्रिब्यूनल्स ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ हम ट्रिब्यूनल्स को और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को एक लेवल पे रख सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ, बिकॉज 2 रीजंस है। तो इसके एक तो सुप्रीम कोर्ट सबसे एपेक्स अथॉरिटी है हमारे इंडियन जुडिशरी का, और दूसरा रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सेसिव पावर्स हैं, ठीक, बाकी सभी कोर्ट्स के ऊपर, है ना। और उसके ऊपर जिम्मेदारी भी है, सुप्रीम कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे नेशन को एज अ होल गवर्न करे, उसको एज अ होल उसका केयर करे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्री का उसको हम वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, वॉच डॉग मतलब वो अथॉरिटी जो ध्यान रखती है, हमेशा मुस्तैद रहती है ये देखने के लिए कि डेमोक्रेसी इंश्योर है कि नहीं है। डेमोक्रेसी अगर कहीं वायलेट हो रही है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन में आता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट के रूल्स देखते हैं। ठीक, तो जो सुप्रीम कोर्ट का पहला रोल आपका होगा वो होगा इसका ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। अब ज्यूरिसडिक्शन वर्ड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ज्यूरिसडिक्शन मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, हिंदी में अधिकार क्षेत्र, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का कहाँ कहाँ किन किन मामलों में दखल हो सकता है और किस तरह से हो सकता है, इसको हम बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, ये वर्ड सभी के लिए है। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है, हाई कोर्ट्स के लिए भी है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए भी ये वर्ड यूज होता है। ऐसे समझ लें आप कि किसी भी जुडिशियल बॉडी का एक ज्यूरिसडिक्शन फिक्स होता है। जैसे यहाँ तक कि पुलिस के जो थाने और कोतवालियाँ होती हैं, ठीक है, या चौकियाँ होती हैं जो, उनका भी ज्यूरिसडिक्शन फिक्स होता है, अधिकार क्षेत्र उनका फिक्स होता है। आप अक्सर रोड पे चलेंगे तो आप देखेंगे एक बोर्ड लगा होता है कि किसी जगह का नाम लिख के कि इसका थाना सीमा समाप्त या थाना सीमा प्रारंभ। इसका मतलब होता है कि उसके अंदर की सारी जो भी घटनाएं होंगी वो उस थाने की पुलिस देखेगी। उसी तरह से कोर्ट्स का भी, जुडिशियल बॉडीज का भी ज्यूरिसडिक्शन फिक्स होता है। ठीक, तो ज्यूरिसडिक्शन तो इनका बता दिया मैंने क्या होता है। अभी कई तरह का होता है। कोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ज्यूरिसडिक्शन कई तरह का होता है। इसमें इनका 3 तरीका होता है। एक हम कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरे को हम कहते हैं एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक्सक्लूसिवली एक और ज्यूरिसडिक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एडवाइजरी। क्या कहते हैं? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ये 3 ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं आपके। ठीक है, अब इनका एक करके पहला मतलब समझ लें कि ये होते क्या हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तब एक्सरसाइज करता है कोई भी कोर्ट या किसी भी कोर्ट के पास केस, किसी केस में जाता है, किसी स्थिति में जाता है, तो उसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कब कहते हैं? जब वो केस पहली बार उसी कोर्ट में जाए।
कैसे समझिए, कोई केस, कोई घटना हुई, FIR हुआ, उसकी चार्जशीट वगैरह बनी, जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद केस जाएगा कोर्ट में। ये हम सबको लगभग इतना आइडिया है, ठीक है। अब कोर्ट में गया है जस्ट आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन। पहली बार किसी कोर्ट में कोई केस अगर गया है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है, वो हाई कोर्ट भी हो सकता है, और वो सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। तो पहली बार जब कोई केस इंडियन जुडिशरी की किसी भी अथॉरिटी के पास जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, तो उसको कहते हैं, इट इज वो कंसिडर किया जाता है अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हैं, ये इसके रोल्स हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 में दिया हुआ है दैट सुप्रीम कोर्ट विल हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ओवर सर्टेन केसेस। अब वो केसेस कौन से होते हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है, ठीक है। देखिए यहां समझने की चीज है, जब भी कोई केस, कोई भी इंडिविजुअल या कोई स्टेट या कोई एजेंसी, कोई अथॉरिटी, कोई बॉडी, कोई भी एक इंडिविजुअल या एक एसोसिएशन या कोई स्टेट तक, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कोई भी, किसी को किसी दिक्कत हो गई अगर यूनियन गवर्नमेंट से, ठीक, किसी को दिक्कत हो गई यूनियन गवर्नमेंट से, तो वो केस कर देंगे। जैसे कि अक्सर आपने कई सारे सुने होंगे, ठीक, केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जैसे मिस्टर XYZ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ऐसे केस जहां पे सीधा यूनियन गवर्नमेंट को एक पार्टी बना दिया जाता है, इन केसेस का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या एक केस पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। उसके पीछे लॉजिक भी है। अब मान लीजिए किसी इंडिविजुअल या किसी स्टेट ने केस कर दिया, बिहार ने केस कर दिया, अब उसको बिहार के हाई कोर्ट में ले जाएंगे आप, तो ऑब्वियस सी बात है बिहार का हाई कोर्ट वहां की सरकार से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा, इसलिए उस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। हालांकि आप अब कह सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती है, बट ऐसा माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट इज आउट ऑफ एनी इन्फ्लुएंस। वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाता है, ठीक। तो पहला केस, पहला सिचुएशन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का जो है वो क्या है, इफ यूनियन ऑफ इंडिया इज अ पार्टी। अगर केस में यूनियन ऑफ इंडिया एक पार्टी है। दूसरा होता है इफ केस बिटवीन टू स्टेट्स, दो राज्यों में अगर केस हो जाता है, जैसे मान लीजिए यूपी बिहार में कोई झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, तो दोनों लोग केस दायर करेंगे, सुनवाई होनी। अब उसको कहाँ ले जाया जाए, यूपी के हाई कोर्ट में ले आएंगे तो यहाँ का पक्ष लेगा, बिहार के हाई कोर्ट में ले जाएंगे तो बिहार का पक्ष लेगा, कोई और प्रदेश के हाई कोर्ट में ले जाने का मतलब नहीं है, ठीक है। उसके भी कई कारण है, पहला उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, दूसरा कि वो हो सकता है किसी एक स्टेट के प्रति पार्शियल हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस को भी हम सीधा कहाँ लेकर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको एकदम क्लियर रखनी है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का कैसे केसेस में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि बस यूआई पार्टी होनी चाहिए, उसके वर्सेस में कौन है इससे मतलब नहीं है, इंडिविजुअल है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, कोई स्टेट है, दैट डजंट मैटर्स। और यहाँ पे अगर दो स्टेट्स हो जाते हैं तो ठीक है। उसके बाद अगला आता है आपका एपेलेट अथॉरिटी या एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है, कोई केस हुआ, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ या हाई कोर्ट में हुआ, जहां भी हुआ, दोनों जगहों में से कहीं भी हुआ, और उसका जजमेंट आ गया। मान लेते हैं दो पार्टियां हैं ए और बी, ठीक। चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ए वर्सेस बी केस हुआ, ठीक है। इसमें जजमेंट आया ए के पक्ष में, बी के विपक्ष में गया, मतलब बी सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसा नहीं कि बी वहीं पे बैठ जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस आया है तो बी इसको अपील करता है हाई कोर्ट में। आपने वर्ड सुना होगा कि हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अगर हाई कोर्ट में भी फिर यही होता है कि ए के पक्ष में आ गया, या मान लेते हैं हाई कोर्ट में गया केस तो बदल गया मामला, हाई कोर्ट में बी के पक्ष में आ गया और ए के पक्ष में नहीं आया, अब यहाँ पे ए डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, तो ए भी फर्दर हाई कोर्ट के भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। इस तरह से जो केस सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, जो किसी लोअर कोर्ट से रेफर होके आते हैं, लोअर कोर्ट में जाते हैं केस पहले,
फिर उनका जजमेंट आता है और कोई एक पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती और वो अपील करती है, ठीक, तो उसको हम कहते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब केस किसी लोअर कोर्ट से उठ के आया है, अब वो डायरेक्ट, देखिए एक और चीज समझिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं, वो पहले हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। और अगर केस डायरेक्ट हाई कोर्ट में आया है, ठीक है, तो फिर अलग बात है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा ही। तो ये होती है आपकी एपेलेट अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें आप कुछ आर्टिकल्स नोट कर लीजिए, ठीक है, 132, 133 और 134। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल्स में एपेलेट अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब किया गया है। ये क्या होता है? एपेलेट केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट, ठीक है, जो केसेस हाई कोर्ट से आपके आते हैं उनके लिए ये, ठीक है, ऑफ ऑल नेचर, ऑफ ऑल नेचर, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो। उसके बाद आपके 33 और 34 जो है, 33 और 34 ये आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स से जो केसेस उठ के आते हैं उनके लिए प्रोविजन इसमें दिया हुआ है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से भी केसेस स्टेप बाय स्टेप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसको कंबाइन करके लिख लीजिए, फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है हमें, सबऑर्डिनेट कोर्ट से तो आ रहे हैं, 133 डिफाइन करता है सिविल नेचर के केसेस को और 134 डिफाइन करता है क्रिमिनल नेचर को, ठीक। ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि दोनों हैं उसी के लिए, प्रोविजन वही है दोनों में कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस उठ के हाई कोर्ट गया और वहां से जब सुप्रीम कोर्ट आएगा तो आ सकता है कि नहीं, वो पावर यहां से मिलती है 133 से और 134 से। सिविल नेचर का रहेगा उसका डिफाइन 133 में किया गया और क्रिमिनल नेचर का केस रहेगा उसका डिफाइन डेफिनेशन 134 में दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट में आती है आपकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब एडवाइस करने का काम, किसी भी लीगल मैटर पे एडवाइस करने का काम। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, हमारे देश के प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है और वो आता है आपके आर्टिकल 143 में, उसका आर्टिकल है 143, ठीक है। तो ये हो गया रोल, पहला रोल सुप्रीम कोर्ट का, उनका जुरिस्डिक्शन, किस तरह सुप्रीम कोर्ट केसेस देखता है और किस तरह काम करता है, ठीक है। चलिए, अब ये जुरिस्डिक्शन हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड रोल पे। सेकेंड रोल, उसको पहला मान लेते हैं तो ये सेकेंड हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ड्रॉ करता है आर्टिकल 32 से, आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आर्टिकल 32 को कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स सिटीजन्स को दिए हुए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताया था एक दिन, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है किसी का तो उसकी सुनवाई कहाँ है भाई, ठीक, उसकी सुनवाई के लिए ये आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल 32, जिसके तहत ये कहा गया है कि किसी भी सिटीजन का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास उसका जस्टिस सीक कर सकता है, ठीक है। और उसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, इसी आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट खुद से भी ऑर्डर्स दे करके या रिट्स दे करके ये देख सकता है कि किसी का फंडामेंटल राइट क्यों वायलेट हो रहा है। आपने पढ़े होंगे रिट्स, 11th में आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको आप 11th के प्लेलिस्ट में देख लीजिए जब वीडियो पढ़ जाए, या एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक वर्ड होता है रिट्स।
जो कि जिसका मतलब होता है ऑर्डर्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज। इसमें पुलिस गवर्नमेंट एजेंसी सब आती हैं। ठीक है। रिट्स क्या होती हैं? 5 होती हैं। आपने पढ़ा होगा हैबियस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी। ठीक है, वो वही वाले 5 की बात कर रहा हूं मैं कि किस किस केस में कौन सा रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस रिट के जरिए भी ये इंश्योर करता है कि हमारे देश में हमारे सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है। ठीक। तो अब तक हम 2 चीजें देख लिए, एक तो जुरिस्डिक्शंस और दूसरा आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट किस तरह से एक्ट करता है। ठीक है। फिर तीसरा रोल जो इसका आता है वो PIL का है। PIL अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको कहते हैं हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। पब्लिक मतलब होता है जन, इंटरेस्ट मतलब होता है हित, और इसका हिंदी वर्ड होता है याचिका। ठीक है। जनहित याचिका ये क्या होता है शॉर्ट में जान लीजिए, वैसे आपको पता होना चाहिए, आप 12th क्लास में है तो। किसी व्यक्ति के खिलाफ या किन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ अगर कोई अपराध हो रहा है और वो स्थिति में नहीं है कि वो कोर्ट में जाकर केस कर सकें या अथॉरिटीज के पास जाके केस कर सकें, तो ऐसे केस के लिए, ऐसे कंडीशंस के लिए ये सिस्टम बनाया एक्सक्यूज मी, ऐसे कंडीशंस के लिए ये सिचुएशन बनाई गई है, ये तरीका बनाया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये स्पेलिंग गलत हो गई है, लिटिगेशन। ठीक है। इसमें कोई भी एक थर्ड पर्सन या कोई भी एक NGO, जैसे जनरली NGOs करते हैं, या कोई भी व्यक्ति या कोई एक अथॉरिटी बॉडी किसी दूसरे के बिहाफ पे जाकर के केस कर सकती है। ठीक है। कई बार ये ऐसा भी होता है कि कोर्ट्स खुद ही इसकी वो ले लेते हैं, सुध ले लेते हैं कि भाई ऐसा इनके साथ क्यों बुरा हो रहा है। ठीक। तो आपको शॉर्ट में समझना है कि कोई भी व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल या कोई एसोसिएशन जो कि खुद समर्थ नहीं है, मैनी रीजंस हो सकते हैं, लीगल अनअवेयरनेस हो सकती है, पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, या पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां तक, कोई भी केस हो सकता है। तो ऐसी चीजों के लिए बना है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जो पहला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस हमारे देश में दायर हुआ था, उस केस का नाम है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। स्टेट ऑफ बिहार, ये 1979 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि बिहार में जेलों में बंद कैदियों की बड़ी दुर्दशा थी, बहुत बुरी तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा था, एकदम अमानवीय तरीके से उनको रखा जा रहा था। अब देखिए, अब वो तो जेल में बंद है, दूसरे कैदी, एक तो ऐसी उनकी कोई बात नहीं सुनेगा, ऊपर से जेल में बंद है तो फांसी कहाँ पाएंगे। तो हुसैन आरा खातून जो है, इनके नाम पे ये केस किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो PIL हुआ वो इनके नाम पर क्यों हुआ। ये ऐसा नहीं कि ये वो थी जिन्होंने कि बाहर से एक्टिविस्ट के तौर पे काम किया। अब जैसे मान लीजिए बिहार में 50,000 कैदी बंद होंगे सारे जेलों में मिला के, तो जो केस होगा ना वो उनमें से किसी एक को ही पार्टी बनाना पड़ेगा, या अगर कोई सिंगल व्यक्ति भी होगा, जैसे मान लीजिए मिस्टर X के प्रति कोई अपराध हो गया है और मुझे अगर उनके उसमें सपोर्ट में PIL दायर करना है, तो मैं अपने नाम पे नहीं डाल पाऊंगा। ठीक है। वो केस उनके ही नाम पर जाएगा, नाम उसमें यहाँ पे मिस्टर X ही पड़ेगा, मिस्टर X वर्सेस जो भी यहाँ पे वायलेट कर रहा हो उनका रूल। ये चीज आप थोड़ा समझ कर रखिएगा PIL में। ठीक है। तो ये थे आपके रूल्स सुप्रीम कोर्ट के, कि सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या रूल्स हैं, किस तरह सुप्रीम कोर्ट काम करता है। ये 3 तरीके हैं। अब हम आ जाते हैं हाई कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे। हाई कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स। ठीक है। अब हाई कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स में आपको सबसे पहले इनका जुरिस्डिक्शन समझ लिया जाए कि इनकी जुरिस्डिक्शन क्या होती है। ठीक है।
इनकी जुरिस्डिक्शन क्या होती है। तो वही इन सभी का ओरिजिनल भी होता है और इन सभी का जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट पहले समझ लेते हैं। चलिए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का इसके नीचे समझ लेंगे। ओरिजिनल, अपीलेट और एडवाइजरी। ठीक, अब यहाँ पे ये अलग अलग आर्टिकल्स में नहीं बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में इसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए डिफाइन कर दिया गया है, तो ये मान लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऑलरेडी डिफाइंड है। आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओरिजिनल मतलब जो केस पहली बार हाई कोर्ट के पास आएगा। अब किस तरह के केस हाई कोर्ट के पास डायरेक्ट जाते हैं, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई हमारे स्टेट से, ठीक, या किसी व्यक्ति को जो महाराष्ट्र में रह रहा है उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम हो गई, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की किसी एजेंसी से प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, कोई सरकारी बैंक से या जो स्टेट का बैंक है, स्टेट ओन्ड है, या किसी भी कंपनी वगैरह जो सरकारी होती है या किसी डिपार्टमेंट से, तो वो केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, जिसमें एक पार्टी, वन पार्टी शुड बी स्टेट, वन पार्टी इज स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे स्टेट वर्ड से आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार। ठीक है, इस तरह की जाती हैं उसमें, उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। एपलेट क्या होता है? एपलेट मतलब नीचे के कोर्ट से जो भी केस आता है, आप समझ सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो केस लोग लेके जाते हैं, अपील करते हैं, वो एपलेट में आ गया। और एडवाइजरी इनका, ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं लीगल मैटर्स पे, जैसे सुप्रीम कोर्ट हमारे प्रेसिडेंट को करता है। ठीक है, तो ये आपका जुरिस्डिक्शन हो गया हाई कोर्ट का। अब हम जरा जुरिस्डिक्शन समझ लें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर कोर्ट्स। हम अदर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स सारे आ जाएंगे। ठीक है, इनके पास होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, इनकी सिर्फ यही होती है और कुछ नहीं होता है। अपीलेट होता नहीं है क्योंकि इनके नीचे कोई अथॉरिटी ही नहीं है, तो अपील कहाँ से आएगा। और एडवाइजरी का इनका कोई सिस्टम है ही नहीं, तो इनके पास सिर्फ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस आते हैं जब दो इंडिविजुअल्स में केस होता है, घटनाएं होती हैं, या किसी मान लेते हैं आपका किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो बॉडीज भी हैं, उनके में भी अगर केस होता है तो सारे इनके अंडर आते हैं और इनका सिर्फ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। एपलेट और एडवाइजरी इनका नहीं होता है। ठीक है, अब एक चीज आप समझ लीजिए अलग से, रिट अथॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट। रिट अथॉरिटी ऑफ हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स दायर करने की अथॉरिटी है, वो 5 रिट्स जो मैंने आपको बताया, उसी तरह हाई कोर्ट के पास भी है, जो आर्टिकल 226 में दिया हुआ है। ठीक, हाई कोर्ट भी चाहे तो अपने प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग या अपने से लोअर कोर्ट्स को ऑर्डर जारी कर सकता है थ्रू दिस आर्टिकल कि भाई इस व्यक्ति के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए। ठीक है, तो जो वहां पे आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, वो यहाँ पे आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट करता है। ठीक है, तो आई होप ये रोल्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि हमारे देश में जो भी कोर्ट्स हैं उनके क्या क्या रोल हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। चलिए, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होकर के काम करती है, इन दोनों का पहले मतलब समझ लीजिए। इंडिपेंडेंट होकर काम करने का मतलब है कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जुडिशरी का, तो अब तक आप समझ चुके होंगे। रिव्यू करना है, ठीक है, चेक एंड बैलेंसेस का काम करना है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को तक को रिव्यू करना है, और वो लोग बहुत बड़े लोग हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का काउंसिल, फिर आपके सीबीआई, पता नहीं कौन कौन सी बॉडीज हैं उसमें। ठीक है, तो उनके प्रति उनको चेक करने का काम अगर कोई अथॉरिटी कर रही है तो बहुत जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंट हो, किसी का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर काम ना करे, वो किसी से डरे ना, इसलिए इंडिपेंडेंस देना बहुत जरूरी था। और इम्पार्शियलिटी
क्योंकि जुडिशरी है और जस्टिस होनी चाहिए, इसलिए इम्पार्शियल होना भी बहुत ज़रूरी है कि किसी का ये पक्ष ना ले। अब पक्ष कैसे नहीं लेंगे, तो पक्ष कोई क्यों लेता है, जब किसी के दबाव में आता है। ठीक, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि क्या क्या ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जिसकी वजह से हमारी इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होकर के काम करती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, कुछ रूल्स बनाए गए। जैसे पहला रूल है कि रिटायरमेंट ऑफ जजेस, रिटायरमेंट ऑफ जजेस। जजेस की रिटायरमेंट एज एकदम फिक्स कर दी गई। ठीक है, 65 और 62, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए और ये हाई कोर्ट के लिए। कोई भी जज है अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बन गया है तो उसको इस उम्र तक पहुंचने से पहले आप उसको रिटायरमेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक, अब इससे फायदा कैसे हो रहा है, मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस है, उसमें किसी जज साहब ने यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ दे दिया जजमेंट, यूनियन गवर्नमेंट हो गई नाराज। अब वो कही कि अच्छा तुम जो है मेरे खिलाफ बोलोगे, चलो चलो इनको रिटायर करो भाई, रिटायर कर दिए गए। अब एक दो बार ऐसा होगा तो आगे से जजेस डरेंगे ना, यार यहाँ तो नौकरी का खतरा हो जा रहा है। ठीक है, तो वो फिर इम्पार्शियल होके जजमेंट नहीं दे पाएंगे, इसलिए रूल बना दिया गया कि जो एक बार जज बन गया वो 65 साल सुप्रीम कोर्ट और 62 साल हाई कोर्ट में रहेगा ही रहेगा। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि तब तो ये भी मनमानी करेंगे, जिसके खिलाफ मन किया जो भी मन किया कर रहे हैं। ठीक, कुछ भी कर सकते हैं ये, है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया, रिमूवल ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस, जो कि सिर्फ इम्पीचमेंट द्वारा होता है, सिर्फ इम्पीचमेंट द्वारा होता है। ये नहीं कि एक बस लेटर लिख दिया सस्पेंशन का और जज साहब रिमूव हो गए, नहीं। अगर उन्होंने कितने भी गलत काम किए हैं उसका पहले पूरा प्रोसेस होगा, जिसको इम्पीचमेंट के नाम से जानते हैं। आप लोग 11th में आप लोग पढ़े होंगे, जब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पढ़ते हैं हम, कि लेजिस्लेटिव का एक जुडिशियल फंक्शन होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ चुकी है 11th क्लास वाले लीगल में, अभी इसके जस्ट पहले ही वीडियो पड़ी हुई है, कल परसों में पड़ी होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट 1, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है मैंने कि इम्पीचमेंट कैसे उनका फंक्शन होता है। और वो भी इतना आसान नहीं होता है, वहाँ बड़ी तगड़ी सुनवाई होती है, पूरा मेजॉरिटी का वोटिंग कराया जाता है, तब जाके ये रिमूव हो पाते हैं। मतलब अगर ग्राउंड प्रूफ होता है तभी रिमूव हो पाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएंगे। और अगर ग्राउंड है तो रिमूव होंगे, ये भी मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें सेट हो जा रही हैं। एक तो इंडिपेंडेंट है क्योंकि उनको बात ही में ऐसे मजाक में नहीं हटाया जा सकता है। दूसरा, अगर ये इम्पार्शियलिटी करेंगे तो हटाए भी जा सकते हैं, इनको ये भी पता है कि इम्पीचमेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो हमें थोड़ा आराम से रहना है, ढंग से काम करना है। ये दोनों के लिए, हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी। उसके बाद सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस इनके फिक्स कर दिए जाते हैं। जिस दिन ये अपॉइंट होते हैं उस समय जो भी रूल है, जैसे जिस दिन कोई बना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज, उस दिन रूल है कि एक जज की सैलरी 1.5 लाख रुपए होगी और उसको ये अलाउंसेस मिलेंगे, इतना पेट्रोल मिलेगा, एक बंगला मिलेगा, ये चीजें जो भी व्हाटएवर। अब वो जब तक वो रिटायर नहीं होगा व्यक्ति, तब तक उसके लिए वही रहेगा, चाहे उसके नेक्स्ट डे ही रूल बदल जाए कि अब से कोर्ट के जजेस की सैलरी 1 लाख कर दी जाएगी, उनको कोई बंगला नहीं मिलेगा, वो उससे उनको मतलब नहीं है। वो जिस दिन ज्वाइन किए हैं उस दिन उनके लिए जो फिक्स हो गया है वो रहेगा। अब ये कैसे इससे रिलेट होता है, फिर वही बात है, मान लीजिए किसी जज ने किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के खिलाफ कोई जजमेंट दे दिया, उन्होंने कहा अच्छा बहुत उड़ रहे हो, चलो अभी तुम लोगों को नीचे ले आते हैं, सैलरी वैलरी कम कर देते हैं, अलाउंसेस कम कर देते हैं, अभी सब होश में आ जाएंगे। ठीक है, तो उनको कोई डर नहीं है, अब करिए कम, आगे वाले समझे, हमने तो जजमेंट दे दिया और हम तो सैलरी भी उठाएंगे। ठीक है, तो ये इसलिए बनाया गया। उसके बाद इनको क्या किया गया, इम्यून फ्रॉम एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन। जुडिशरी के जो भी कार्यकलाप होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी होता है, उसको गवर्नमेंट की एजेंसीज के एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन से बाहर रखा गया है। मतलब अगर पाया भी गया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा गड़बड़ हुआ है, तो ये नहीं कि जुडिशरी के बाहर कोई आएगा, सीबीआई जाएगी, रॉ जाएगी, वो जुडिशरी को चेक करेगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
इसके लिए सिस्टम क्या बनाया गया है कि जुडिशरी के अंदर से ही एक टीम बनाई जाती है, एक पैनल बनाया जाता है और वही इनके केसेस देखता है और उसमें मेक श्योर किया जाता है ये कि जो भी व्यक्ति जो भी जज या बेंच ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस गलत पाए गए हैं, ठीक, उनसे बहुत दूर, मतलब जिससे कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसे लोगों को ले आया जाए जिससे कि कहीं से भी इम्पार्शियलिटी ना हो पाए, ठीक। और इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर करता है ये कि कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ये नहीं कह सकती है कि अच्छा रुको, हमारा भी मौका आएगा तब आपको बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट जो दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को सॉवरेन स्टेटस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को सॉवरेन स्टेटस दिया गया है। सॉवरेन मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट से ऊपर हो गई है सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट से ऊपर नहीं है कहने के लिए, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट इसको दबा सकती है। यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी दबाव नहीं डाल सकते हैं हमारे सीजेआई पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे दबाव डाल के कोई काम नहीं करवा सकते हैं, उनको प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। और सीजेआई अगर अड़ गए कि ऐसे नहीं ऐसे, तो अब वो अड़ जाएंगे और उनको हटा भी नहीं सकते हैं। अगर उनकी 65 साल एज नहीं हुई है ना, तो सीजीआई को बदल नहीं सकते हैं एक बार बना दिए तो, यहाँ इसके हिसाब से, ठीक है। वो 2 साल 3 साल 4 साल जो भी टाइम बना है वो सीजीआई बने भी रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पीएम साहब और प्रेसिडेंट साहब लोग मिल करके किसी को सीजीआई बनाते हैं कि अपना आदमी है, अपने तरह से काम करेगा, और वो आके इनके खिलाफ ही डिसीजन देना शुरू कर देता है। तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बेचारे बस दिन गिनते हैं कि बस 65 हो ही जाए तो फिर किसी अपने चेले चपाटे को लेकर आए, अगर ऐसा कुछ कराना होता है तो, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सिस्टम, जिसके कारण हमारी इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी है और इम्पार्शियल भी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और फिर से वही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं लगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसको फिर से क्लियर किया जाएगा। और अब चूंकि चैनल में काफ़ी वीडियोस पड़ गए हैं, आप लोग के व्यूज़ भी आ रहे हैं, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी दैट आई एम एबल टू हेल्प सम ऑफ यू, ठीक है। बट स्टिल इट्स अ सिंपल रिक्वेस्ट कि और भी अपने फ्रेंड्स को और लोगों को शेयर करें, ठीक है, और लोगों को बताएं। क्योंकि देखिए जो टॉपिक्स आप लीगल स्टडीज़ में पढ़ते हैं ये सिर्फ लीगल स्टडीज़ के लिए नहीं है, ये जो लोग जो भी एस्पिरेंट्स हैं कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए, उनके भी काम आता है, उनमें भी क्वेश्चंस आते हैं। और जो ह्यूमैनिटीज़ में जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ऐसे भी आप लोगों को थोड़ा बता सकते हैं, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे और मेरा वॉच टाइम भी बढ़ेगा एंड आई विल बी इवन मोर मोटिवेटेड, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहेगा, वो पार्ट 4 रहेगा, जिसमें आई थिंक ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट वगैरह है जजेस का, किस तरह ट्रेन किए जाते हैं, किस तरह रिक्रूटमेंट होता है, वो सब चीज़ें करके इस चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा। फिर हम लोग यूनिट 2 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप लोग 12th के बच्चे जानते भी होंगे कि वो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद एवरीवन।